नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन की, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। आजमगढ़ में विकास की बड़ी सौगात देखने को मिली। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को करीब 955 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। ये कार्यक्रम आजमगढ़ में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन विकास कार्यों से जिले की बुनियादी सुविधाएं और मजबूत होंगी, ये बयानबाजी की। इसके साथ ही उन्होंने जनता को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा, इस पर भी जोर दिया। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास की रफ्तार और तेज होगी और आम लोगों की सुविधाओं में सुधार देखने को मिलेगा। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मैं सबसे पहले बाबा भंवरनाथ की इस पावन धरा को, जिस धरा ने संतों, ऋषियों, मुनियों की साधना से पवित्र होकर के हर काल खंड में देश को एक नई दिशा दी है, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए राष्ट्र गौरव के प्रतीक महान वीर सेनानी महाराज सुहेल देव के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय में उस राष्ट्र नायक की स्मृतियों को भी नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से आजमगढ़ आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं सोचता हूं कि आजमगढ़, जिसका अपना गौरवशाली इतिहास रहा हो, ऋषि मुनियों की साधना से पवित्र हुआ हो, साहित्यिक साधना का केंद्र बिंदु रहा हो, देश की आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के देश को स्वतंत्र कराने का एक जज्बा जिस जनपद के अंदर रहा हो, वह जनपद जहां पे हस्तशिल्प है, जहां कारीगर है, अन्नदाता किसान है, ऊर्जावान युवा है, वह जनपद पहचान के लिए क्यों मोहताज हुआ है? उस जनपद के सामने पहचान का संकट क्यों खड़ा हुआ? और बहनों और भाइयों, वही प्रश्न लेकर के मैं बार बार आता हूं आजमगढ़, क्योंकि ये पीड़ा केवल आजमगढ़ की पीड़ा नहीं, हम सबकी भी पीड़ा है। जिन्होंने हमें बांटा था, जिन्होंने हम सबको विभाजित किया था, लेकिन बार बार वे लोग आपका समर्थन भी पाते थे, लेकिन वे आपके हितैषी नहीं थे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गोरखपुर में विकास कार्यों को नई गति देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये कार्यक्रम गोरखपुर में आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग और प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मां सरयू के आंचल में है, अत्यंत उर्वरा भूमि है, और यहां का नौजवान देश और दुनिया में जहां कहीं भी गया, उसने अपनी प्रतिभा और अपने परिश्रम का एक लोहा मनवाया है। एक समय था बाढ़ की त्रासदी और कनेक्टिविटी के अभाव में ये क्षेत्र पलायन करता था, लोगों को आजीविका के लिए विदेशों में जाना पड़ता था, और आपके द्वारा आप चुने गए विधायक और सांसद डबल इंजन सरकार की ताकत का इस्तेमाल करते हुए अब विदेशों के लोगों को चिल्लू पार में काम करने के लिए अवसर देने जा रहे हैं। इसी चिल्लू पार में अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ की प्रदेश के स्तर पर कोई विशेष पहचान नहीं थी,
लेकिन बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर आगे बढ़ाया। अखिलेश यादव के बयान पर अब बीजेपी के प्रवक्ता अशोक पांडे ने कहा कि अखिलेश यादव को पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से सांसद भी रहे। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। हंसी आती है, योगी जी यशस्वी सांसद थे, गोरखपुर से लगातार पार्टी का काम कर रहे थे, जन चेतना को, सनातन को जगा रहे थे, तब उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में लाया गया। और सबसे बड़ी बात है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने बनाया। अखिलेश जी की पहचान तो आज तक मुलायम सिंह जी के बेटे के रूप में ही है। जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए थे, सभी लोग कहते थे कि मुलायम सिंह ने अपने बेटे की ताजपोशी कर दिया। उसी ताजपोशी का खामियाजा नेताजी लगातार भुगतते रहे, जिसके चलते उनके भाई उनसे अलग हो गए और लोग अलग हो गए, बड़े कार्यकर्ता भाग गए। अब रुक कर लेते अगली खबर की। लखनऊ में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने असुद्दीन ओवैसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजभर ने कहा कि सिप हसलार को समझा दिया जाए, अच्छी भाषा में बोले। उन्होंने कहा कि सुहेल देव ने भारत के स्वाभिमान की रक्षा की थी और उनके योगदान का सम्मान किया जाना चाहिए। तो ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से ओवैसी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए। यूपी स्वाभिमान, सम्मान और की संस्कृति को जानता है। तो सुहेल देव को भारत के स्वाभिमान का रक्षक माना उन्होंने। और इस दौरान उन्होंने एआईएमआईएम के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। तो ओपी राजभर ने एक बार फिर से एआईएमआईएम के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपी स्वाभिमान, सम्मान और संस्कृति को जानता है। सुहेल देव वाले मुद्दे को भी लेकर उन्होंने उन पर तंज कसा। सुहेल देव को भारत के स्वाभिमान का रक्षक जो है उन्होंने बताया। तो ओम प्रकाश राजभर का ओवैसी पर यह बयान जो है वो सामने आया। अब रुक कर लेते अगली खबर की। खबर बहराइच से है, जहां सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह के एएसआई सर्वे की मांग को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली खान ने मंत्री अनिल राजभर के बयान पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, यदि अनिल राजभर अपना डीएनए टेस्ट कराए तो उनके अनुसार वो भी मुस्लिम निकलेंगे। उनके विश्वास के मुताबिक दुनिया में आने वाले पहले इंसान मुसलमान थे। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। दुनिया का, और मैं कहूंगा कि अनिल राजभर अगर अपना डीएनए चेक करवा ले तो वो भी मुसलमान है। अब पूछिए क्यों? क्योंकि इस दुनिया का सबसे पहला आदमी जो आया वो मुसलमान था, उसका नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम था। ये मेरा फेथ है, ये मेरा फेथ है। और आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको नबी बना करके भेजा। आदम से ही लफ्ज़ आदमी आया है, तो ये दुनिया वहीं से शुरू हुई है। तो इस दुनिया में पैदा होने वाले जितने लोग हैं वो सब मुसलमान हैं, लेकिन उनके माँ बाप जिस मज़हब से, जिस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं वो उस धर्म को मानने वाले हो जाते हैं। और हमारे देश का संविधान इजाज़त भी देता है, आज़ादी भी देता है। बहुत सारे ब्राह्मणों को मैं जानता हूँ जो नास्तिक हैं, बहुत सारे ब्राह्मण को जानता हूँ जो मंदिर के पुजारी भी हैं, बहुत सारे मुसलमान भी ऐसे हैं जो किसी खुदा को नहीं मानते। तो आप ये हमारे देश का संविधान ये तो इजाजत देता है, ये तो खूबसूरत संविधान हमारे देश। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ में शिया धर्मगुरु सैयद सैफ अब्बास ने अलीगढ़ की एक घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, के भीतर धार्मिक नारेबाजी शिक्षा के माहौल को कमजोर करती है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों का उद्देश्य शिक्षा, शोध और बौद्धिक विकास होना चाहिए, न कि धार्मिक या राजनीतिक ध्रुवीकरण। सैफ अब्बास ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर रहते हुए ऐसे नारों को बढ़ावा देता है या उनका समर्थन करता है तो ये उचित नहीं है और इससे संस्थानों की गरिमा जो है वो प्रभावित होती है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, जिस तरीके से ये आप बता रहे हैं अलीगढ़ का प्रकरण है, मैं समझता हूं कि कोई भी शिक्षा संस्थान हो,
चाहे अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या BHU की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में इस तरीके से धार्मिक नारे लगाना, मैं समझता हूँ ये शिक्षा को और शिक्षा संस्थानों को कमजोर करने की बात होगी। और एक ऐसा व्यक्ति कि जो संवैधानिक पद के ऊपर मौजूद है, उसके बाद इस तरीके के नारे लगाए, ये मैं समझता हूँ ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा संस्थान जो है वो खुद एक ऐसी जगहें हैं जहाँ हर वर्ग का, हर समाज का, हर धर्म का स्टूडेंट होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक एम और टारगेट होता है, वो होता है शिक्षा से रिलेटेड। उसमें इस तरीके से धार्मिक बातों को करके उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काना या उत्तेजित करना, ये मैं समझता हूँ उचित नहीं है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। प्रतापगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री और तिलोई विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और जन कल्याण के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। मंत्री ने कहा कि बीते 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, खाद्य सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि ये योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हुई है, जिसमें लाखों लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं और इसका लाभ जो है वो गरीब परिवार उठा रहा है। मंत्री ने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। 2 महीने रह जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। विधान परिषद में कांग्रेस का जीरो है, विधानसभा में भी 2027 में जीरो होगी। अब आप इसी से सोच लीजिए, कांग्रेस का तो नाम है मत लीजिए। वो रह कहाँ गए हैं? उनका काम चिल्लाना, उनको चिल्लाने दीजिए। हमारा काम करना है, हमको काम करने दीजिए। अब रुक कर लेते अगली खबर की। इटावा पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लोगों को पुलिस अधिकारी बनकर ठगने वाले साइबर फ्रॉड गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को डराते धमकाते थे और विभिन्न बहानों से उनसे पैसे ऐंठते थे। शिकायतों के आधार पर की गई जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंग के 6 सदस्यों को दबोच लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड, ATM कार्ड और नकदी बरामद की गई है। पुलिस अब इनके नेटवर्क और ठगी के अन्य मामलों की भी जांच कर रही है। इसी क्रम में जनपदीय जो साइबर थाना है और साइबर सेल है, इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण गैंग पकड़ा गया है। ये साइबर सेल जो है, इसको विभिन्न पोर्टल पर जो शिकायत प्राप्त होती है, उस शिकायतों के विश्लेषण से एक ऐसे गैंग का पता चला जो हमारे स्थानीय जनपद का रहने वाला है। थाना बरथना के 5 लोग हैं, इसमें एक थाना क्षेत्र का है। इनके द्वारा बड़े स्तर पर साइबर ठगी करने का मामला प्रकाश में आया। ये आज 6 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से 9 मोबाइल फोन, 15 सिम कार्ड, 5 ATM कार्ड तथा साइबर ठगी से अर्जित 24,800 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। इनसे जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में ये रैंडम कॉल करते हैं और उनको अश्लील कंटेंट देखने के लिए या गंभीर मुकदमों में फंसाने के लिए धमकी देते हैं और अपने आप को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हैं। इसमें जो लोग पकड़े गए हैं ये सामान्य पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन्होंने इसमें से कुछ लोग पहले तमिलनाडु में काम भी किए हुए हैं और इसके बाकायदे इन्होंने अपने आप से मोबाइल फोन पर सीखा, अपने रिश्तेदारों से सीखा, कुछ वो भी हमारे वांछित हैं और उसी आधार पर ये लगातार ठगी का काम कर रहे थे। आज थाना भरतना के इनके खिलाफ पंजीकृत किया गया है, इन्हें। अब रुक कर लेते अगली खबर की। बहराइच में AIMIM की प्रस्तावित जनसभा से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आपको बता दें, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली खान ने बीजेपी नेताओं पर तीखा हमला बोलते हुए कई विवादित मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। बहराइच पहुंचने पर शौकत अली खान ने बीजेपी नेता अनिल राजभर के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह को लेकर टिप्पणी की गई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को इतिहास की सही जानकारी होनी चाहिए और तथ्यों के आधार पर ही बयानबाजी करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि दोनों दल
वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आपको बता दें, शौकत अली खान ने दावा किया कि 14 जून को मटेरा में होने वाली AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी की जनसभा में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे और यहीं से पार्टी अपने चुनावी अभियान का आगाज करेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने आर्थिक मुद्दों और केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए और सरकार के दावों की आलोचना की। उनके बयानों के बाद अब बहराइच की सियासत में नई बहस जो है वो छिड़ गई है। कहां पहुंच गई भारत? हमारे देश की पेट्रोल कितने लीटर बिकता है? हाँ? आपका रुपया कहां पहुंच गया डॉलर के मुकाबले में? देखिए ये सारे जो भी संस्थाएं हैं, सारी संस्थाएं को बीजेपी ने आरएसएस ने मिलकर के हाईजेक कर लिया है। ये वही बोलेंगे जो बीजेपी चाहे। ये फजूल की बातें हैं। आप जो है हकीकत पे बात करिए ना। आप बताइए कि कहाँ डॉलर का रेट, रुपया कहाँ पहुँच गया डॉलर के मुकाबले में? अफगानिस्तान का रुपया हिंदुस्तान के रुपये से मजबूत है, आपको पता है। जो मुल्क 40 साल तक जंग में रहा, 2 साल पहले तालिबान आया और उन्होंने अपने रुपये को मजबूत कर लिया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कुशीनगर के खड्डा स्थित खंड विकास कार्यालय परिसर में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब जन्म तिथि संशोधन को लेकर विवाद के बीच एक महिला पर सरकारी अभिलेख फाड़ने का आरोप लगा। जानकारी के मुताबिक विवाद के दौरान महिला द्वारा कार्यालय में हंगामा करने, सरकारी दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाने और ग्राम विकास अधिकारी से अभद्रता और धमकी देने का आरोप लगाया गया। ग्राम विकास अधिकारी अशोक कुशवाहा ने मामले को लेकर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामला सिसवा गोपाल का है। एक महिला है कालिंदी देवी नाम की, जो अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आई हुई थी, जिसमें उनके बच्चे का हाई स्कूल का मार्कशीट लगा हुआ है। उसी जन्मतिथि को हमने लिख के दे दिया था, लेकिन वो दबाव दे रही हैं कि हमारे बच्चे का जन्मतिथि दूसरा बना दिया जाए, जो कि कानूनी रूप से सही नहीं है और ना ही बन पाएगा। उसके बाद वो आई और हमारे ऑफिस में तोड़फोड़ करने लगी, कागज़ फाड़ दिए और अपशब्दों का प्रयोग करने लगी और धमकी देने लगी और ये भी कहने लगी कि नहीं, हम आपको 10,000 रुपया दिए हैं, घूस दिए हैं, वो दीजिए, कि जो झूठा आरोप है। और इसी तरह का विभिन्न शब्दों का प्रयोग करने लगी जो कहने योग्य भी नहीं है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। रामपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर सड़कों पर उतरा है। सिविल लाइंस क्षेत्र में नगरपालिका और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। सिटी मजिस्ट्रेट और नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी की मौजूदगी में भारी पुलिस बल के साथ दुकानों के बाहर, सड़क और नालियों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान बुलडोजर की मदद से कई अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए, जिसमें दुकानदारों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में खुले में मीट बिक्री और सड़क पर अवैध कब्जों की लगातार शिकायतें मिल रही थी। सूत्रों के अनुसार विधायक आकाश सक्सेना ने इस मामले को जिलाधिकारी के समक्ष उठाए जाने के बाद प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी अभियान जारी रहेगा। अब रुक कर लेते अगली खबर की। खबर मुरादाबाद से है, जहां 1 करोड़ की साइबर ठगी मामले की जांच में पुलिस जो है वहां पहुंची। गाजियाबाद साइबर क्राइम पुलिस टीम पर हमला किए जाने का ये पूरा मामला सामने आया। पुलिस आरोपी राशिद को गिरफ्तार करने मूडा पांडे क्षेत्र पहुंची थी, जिसके खाते में ठगी की रकम से 43 लाख ट्रांसफर होने की बात सामने आई। आरोप है कि परिजनों और समर्थकों ने पुलिस टीम को घेर कर सरकारी कार्य में बाधा डाला और आरोपी को हिरासत से छुड़ाकर फरार करा दिया। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने स्थिति को संभाला। मामले में नामजद आरोपियों समेत 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखिए, गाजियाबाद की कमिश्नरेट पुलिस की एक टीम आई थी मूडा पांडे में, और उन लोगों ने विवेचना क्रम में एक व्यक्ति जिसका नाम राशिद है, उसके अकाउंट में जो साइबर क्राइम करने के बाद पैसे थे, वो पैसे यहाँ उस अकाउंट में मंगाया गया था।
और ये फर्स्ट लेयर अकाउंट है, यानी जो पैसा जिसका। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रयागराज में दिन दहाड़े हुई हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें, कर्नलगंज थाना क्षेत्र के लल्ला चुंगी इलाके में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 6 बजे पुलिस चौकी विश्वविद्यालय के पास कुछ अज्ञात हमलावरों ने 70 वर्षीय राम दुलारे को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल राम दुलारे को परिजन तत्काल SRN अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस आपसी रंजिश समेत सभी संभावित पहलुओं पर ध्यान रख रहे हैं और जांच कर रहे हैं। हमलावरों की तलाश जो है वो लगातार जारी है। आज सुबह समय लगभग 7 बजे थाना कर्नलगंज अंतर्गत लल्ला चुंगी चौराहे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम राम दुलारे कोरी है, जो कि शिवकुटी थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले थे, उनको बाइक सवार हमलावर व उसके एक साथी द्वारा गोली मारने की घटना कारित किया गया था। उक्त घटना के अनावरण के लिए कई पुलिस टीमों का गठन किया गया था, जिसमें ICCC के CCTV फुटेज के माध्यम से भी उनको तस्दीक ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा था। अब तक की तफ्तीश से हमलावर को ट्रेस कर लिया गया है, जिसका नाम अखिलेश उर्फ शिवा बताया गया है और ये मृतक का सबसे छोटा लड़का था। जो घटना का मोटिव अब तक प्रकाश में आया है, इसमें परिवार न्यायालय में भरण पोषण का वाद मृतक के द्वारा दाखिल किया गया था, जिसमें कोर्ट के द्वारा भरण पोषण दिए जाने का आदेश पारित किया गया था। इसी मोटिव को लेकर के ये घटना कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रकाश में आ रहा है। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी करके विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।